फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का लघुत्तरीय एवं अति लघुत्तरीय प्रश्न के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसके उत्तर को आपको समझाएंगे और दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो इसमें से क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाने हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में और पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको ये क्वेश्चंस लर्न हो जाएं, आप कुछ समझ जाएं। और प्रत्येक विश्वविद्यालय में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम जो कि आपके विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है, इस आंसर को हम बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ये पहला क्वेश्चन। इसके आंसर को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम ऊपर किस तरह से लिखेंगे कि आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 इसमें बताएंगे, पहला नंबर है युद्धों का सजीव चित्रण। इसमें क्या किया गया है कि युद्धों का जो है सजीव चित्रण किया गया है। फिर इसके पश्चात कल्पना की अधिकता एवं राष्ट्रीयता का अभाव, ये बिंदु इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि प्रमुख प्रवृत्तियों में प्रकाश डाल रहे हैं। आगे देखेंगे, दूसरा पॉइंट ये है कि आश्रयदाताओं की प्रशस्ति रासो ग्रंथ, यानी आश्रयदाताओं की जो प्रशस्ति है उसमें रासो ग्रंथ, लेखन, वीर श्रृंगार, रस का चित्रण, ये सारी चीजें हमको मिलती हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रकृति एवं जनसंपर्क की कमी। इसमें क्या देख रहे हैं हम कि प्रकृति एवं जनसंपर्क की कमियां देख रहे हैं और ऐतिहासिकता का अभाव मिल रहा है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में। अगला क्वेश्चन के जो पॉइंट हैं, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन के पॉइंट हैं, अगला इसमें देखेंगे प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना। ये हमको जानना है कि प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना हुई थी इसमें, और इस पर डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। रचनाओं में संदेहात्मकता पाई जाती है, यानी संदेहात्मकता पाई जाती है। आगे देखेंगे, काव्यकार कल्प का सुंदर प्रयोग किया गया है इसमें। दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाया, आर्या और रोला और छप्पय तथा कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। सुंदर योजनागत प्रयोग इसमें मिल रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं इस तरह से क्वेश्चन। आगे देखेंगे, भक्ति काल की 3 विशेषताओं को बताना है आपको, यानी भक्त काल की 3 विशेषताएं क्या हैं उसको हमें जानना है। तो हम देखेंगे, पहली विशेषता है कि भक्ति का प्राधान्य। भक्ति का प्राधान्य इसमें लिखा जाएगा कि भक्ति की प्रधानता पाई जाती है, भक्त काल का इसमें चरम उत्कृष्टता पाई जाती है। आगे देखेंगे, दूसरे पॉइंट में आदर्श एवं सुधारवादी मनोवृत्तियां भी मिल रही हैं इसमें। और तीसरा बिंदु है गुरु की महत्ता। ये 3 बिंदु के अंतर्गत हमको इसके प्रश्न के उत्तर को देना है। ये जो है लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में, अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में आएगा, यानी भक्ति काल की 3 विशेषताओं को बताना है, तो उसके अंदर 3 बिंदु ये आपको लिखने हैं। आगे देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तीसरा क्वेश्चन, भारतेंद्र युग के प्रगतिशील कवियों के नाम लिखिए, यानी जो प्रगतिशील कवि हैं उनके हमें नाम बताना है। तो प्रगतिशील कवियों में जो है सर्वप्रथम हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आ रहा है, प्रताप नारायण मिश्र जी का नाम आ रहा है, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक का और चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन का नाम आता है, और फिर अंत में राधा चरण गोस्वामी जी का नाम आ रहा है। तो ये जो है भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हमें जानना है। प्यारे मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हिंदी काव्य दिस ईयर इन द फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को संकलित किया हूं कि जिससे आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएं और अच्छी तरीके से कर पाएं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का नाम बताना है आपको। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उनके नाम को बताना है। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अग्रलिखित हैं। ये प्रमुख कवि जो हैं आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का नाम आ रहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम आता है, हरिओद का, गोपाल शरण सिंह जी का नाम आ रहा है, लोचन प्रसाद पांडे और पंडित राम नरेश त्रिपाठी तथा रामचरित उपाध्याय का नाम आता है, तथा बाल मुकुंद गुप्त जी इसमें हैं, श्रीधर पाठक और गिरधर शर्मा आदि के नाम इसमें आ रहे हैं जो कि द्विवेदी युग से जुड़े हुए हैं। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसमें देखेंगे छायावाद के चतुष्टयी का क्या अर्थ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लगभग विश्वविद्यालयों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इस तरह से विश्वविद्यालय में क्वेश्चंस छात्रों के लिए पूछे जाते हैं विश्वविद्यालय से। तो यहाँ देखेंगे छायावाद के चतुष्टयी का क्या अर्थ है। चतुष्टयी शब्द को हमें समझना है। तो हम देखेंगे छायावाद की चतुष्टयी का अर्थ छायावाद के 4 कीर्तलभ्य कवियों के बारे में, यानी 4 कीर्तलभ्य का मतलब होता है जो कीर्तिमान प्राप्त कर चुके हैं, जो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उन 4 कवियों के नाम इसमें लिए जाते हैं, माना जाता है। इसके लिए इसमें प्रसाद जी का नाम आता है, यानी जयशंकर प्रसाद पंत जी का नाम आता है, सुमित्रानंदन पंत जी का, निराला का और महादेवी जी का नाम आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें आप प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी को स्मरण रखेंगे। यदि आप इनके 4 लोगों के नाम लिख देते हैं तो चतुष्टयी के रूप में इसको समझा जाता है। ये चतुष्टयी कवि के रूप में जाने जाते हैं छायावाद के। अगला क्वेश्चन आपका है नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम किसने किया। नवगीत, तो नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम किसने किया ये हमें जानना है। ये आपका 6ठा क्वेश्चन है। नवगीत से तात्पर्य जिसमें नवगीत का उल्लेख किया गया है, रचना की गई है, नामोल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था। तो नवगीत के नामोल्लेख में सर्वप्रथम नाम जो आता है वो नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कब किया था? सन 1958 ईस्वी में गीतांगिनी में किया था। कहाँ पर किया था? गीतांगिनी में किया था। इनकी रचना है तो गीतांगिनी में उन्होंने इसका मतलब उल्लेख किया था श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने, सिंह जी ने। और कब किया था इन्होंने? सन 1958 ईस्वी में। ये हमें ध्यान रखना है। अगला को प्रश्न जो आपका है 7वां, विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं का नाम क्या है ये हमको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको हम समझेंगे कि विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं का नाम क्या है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाता कौन कौन हैं। तो यहाँ पर देखेंगे विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं के नाम, जो आश्रयदाता हैं उनके नाम यहाँ पर देखना है तो निम्न है, इस तरह से लिखना है। आगे हम लिखेंगे, सबसे देखेंगे इसमें कीर्ति सिंह, कीर्ति सिंह का नाम लिया जाता है, देव सिंह का नाम लिया जाता है, शिव सिंह एवं विश्वास देवी, इन कवियों के नाम यहाँ पर लिए जाते हैं। विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं के नाम, जो आश्रय देने वाले हैं, इनमें जो है इन लोगों के नाम लिए जाते हैं जो कवियों को आश्रय देते हैं। तो उस रूप में ये कवि नहीं है, आश्रय देने वाले हैं। तो इसमें पहला नाम आता है कीर्ति सिंह, देव सिंह, शिव सिंह एवं विश्वास देवी। ये लोग कवियों को आश्रय देने के लिए माने जाते हैं, यानी कि इनके दरबार में जो है कवियों की उपस्थिति रहती है। तो विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं का नाम जब पूछा जाएगा तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। आगे देखेंगे साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नाम उल्लेख कीजिए। यानी साहित्य में जो है शोध की प्रमुख जो है प्रविधियां जो बताई गई हैं उसके विषय में आपको जानना है। तो शोध की प्रमुख प्रविधियां में सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट जो आपका बनता है ऐतिहासिक शोध विधि। किस रूप में शोध किया जाता है? ऐतिहासिक शोध विधि। एक तो ये विधि है, आपको जानना है। और दूसरा है वर्णनात्मक विधि होती है, और जिसमें कि इसको हम विवरणात्मक शोध विधि भी कह सकते हैं। यह आपको जानना है। और अंत में आपको यह समझना है
तीसरे पॉइंट में कि प्रयोगात्मक शोध विधि, ये प्रयोगात्मक शोध विधि जो है ये तीसरा पॉइंट आपका रहेगा। तो ये हमें जानना है कि साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का यदि नाम पूछा जाए तो आप इस 3 बिंदु को लिखेंगे। मैं चाहूँगा प्रिय दोस्तों कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के बीच में शेयर अवश्य करें, जिससे हर किसी के लिए हमारा वीडियो उपयोगी बन पावे, लाभ प्रदान कर पावे, और जिससे हर छात्र, हर हमारा मित्र जो जुड़ा हुआ है वो इससे जो है लाभ उठा पावे। हमारी यही इच्छा है। अगला क्वेश्चन जो है, ये अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये जो है लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में है। नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। ये पूछा जाएगा कि नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं, स्पष्ट करना है आपको। तो नागार्जुन के विषय में आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखेंगे हिंदी साहित्य के काव्य में एक और प्रगतिवाद काव्य की प्रवृत्तियों का विस्तार है, और दूसरी ओर प्रयोग एवं परंपरा के प्रति आदर भावना की जो है प्रवृत्ति बताई गई है। उनकी मूलवर्ती चेतना प्रगतिशील है, ये बताया गया है। पुनः देखेंगे ऊपर से कि हिंदी साहित्य है उस काव्य में एक और प्रगतिशील काव्य की प्रवृत्तियों का विस्तार है, और दूसरी ओर प्रयोग एवं परंपरा के प्रति आदर भावना की रूप में उनकी मूलवर्ती चेतना प्रगतिशील है। ये हमें देखना है, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का पुट होने के कारण विकास क्रम विस्तृत है। इन विचारधाराओं को आदर देने के कारण नागार्जुन जी को इस विचारधाराओं को जो है सम्मान प्रदान किया था। तो इसलिए नागार्जुन के काव्य में हमें उसकी गहन अभिव्यक्ति मिलती है, ये हमें लिखना है। काव्य में जीवन के सजीवता को, अर्थात काव्य में जो जीवन की सजीवता बताई गई है, चित्रित किया गया है। जन कल्याण की बात बताई गई है कि भावना पल्लवित करने का प्रण ठान लिया गया है। तभी एक सात्विक क्रांति स्वर नागार्जुन जी के काव्य में उमड़ पड़ा था। यानी उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में सोचा था। सबसे पहले चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि गहन अभिव्यक्ति इनके काव्य में मिलती है। काव्य में जीवन के सजीवता को चित्रित किया गया है, यानी जीवन की सजीवता बताई गई है काव्य में। उनके काव्य को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जीवन जीवंत हो उठता है। जन कल्याण की भावना पल्लवित करने का प्रण ठान लिया था नागार्जुन जी ने कि जन कल्याण की बातें हम इसमें रखेंगे। तभी एक सात्विक क्रांति स्वर नागार्जुन जी के काव्य में उमड़ पड़ा था। एक सात्विक विचारधारा का जो है, एक सात्विक विचार की क्रांति का स्वर जो है नागार्जुन जी ने अपने काव्य के माध्यम से समाज में रखा था। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, प्रायः इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है केशव जी के विषय में कि केशव किस प्रकार के कवि थे। ये हमें बताना है कि केशव किस प्रकार के कवि थे। अब केशव मूलतः अलंकारवादी कवि थे, ये हमें जानना है कि केशव, अगर पूछा जाए केशव किस प्रकार के कवि थे, तो आपको ये बताना है। ऐसे लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो केशव मूलतः अलंकारवादी कवि थे, यानी अलंकार को मानने वाले थे, रसवादी नहीं। परंतु इनके काव्य में हम रस की प्रचुरता को कम पाते हैं, रसवादी नहीं। यानी अलंकारवादी तो थे परंतु ये रसवादी नहीं थे। उनकी कविता का सिद्धांत ही अलंकार बहुलता था। यानी उनकी जो रचनाएं की हैं केशव जी ने, उनकी कविता में जो है अलंकार की बहुलता हमको मिलती है। बिना काव्य सौंदर्य के कविता को कविता नहीं मानते थे। केशव जी क्या कहना था कि बिना काव्य सौंदर्य के, बिना अलंकार के जो रचना होती है वो काव्य नहीं मानी जा सकती है, उसको हम कविता नहीं कह सकते हैं। वह अलंकारवादी होने के साथ साथ चमत्कारवादी एवं पांडित्य प्रदर्शन के पक्षपाती थे। ध्यान देंगे इस लाइन पर कि वो जो है अलंकारवादी तो थे ही, उसके साथ साथ चमत्कारवादी
भी होना उन्होंने सिद्ध कर दिया था अपनी रचना के माध्यम से। एवं पांडित्य प्रदर्शन के पक्षपाती थे। यानी पांडित्य प्रदर्शन का मतलब तो ज्ञान प्रदर्शन, यानी ज्ञान प्रदर्शन को इन्होंने अपने पक्ष में उसके पक्षपाती थे, उसको एक्सेप्ट करने वाले थे। वह क्लिष्टता मतलब क्लिष्टता पांडित्य प्रदर्शन यानी क्लिष्टता और पांडित्य प्रदर्शन एवं चमत्कार प्रदर्शन के जाल में ऐसे फंस जाते थे कि उनके काव्य की सहृदयता, यानी काव्य कैसी होनी चाहिए, सहृदयता उसमें होनी चाहिए कि हृदय को छू जाए। तो उस जाल में, पांडित्य के जाल में जो है, चमत्कार के जाल में, प्रदर्शन के जाल में इस तरह से वो फंस जाते थे कि उनके काव्य की सहृदयता एवं सरलता विलुप्त हो जाती थी। यानी इतने कृष्ण और इतने जो है उनके काव्य में चमत्कारिक रूप आ जाते थे कि बहुत ज़्यादा ही उसमें सरलता विलुप्त होती दिखाई पड़ती थी, वो बहुत ही क्लिष्ट बन जाता था काव्य उनका। इसी प्रवृत्ति से उन्हें कठिन काव्य का प्रेत तथा हृदयहीन कवि तक कहा डाला गया, अर्थात उनको जो है कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। साहित्यकारों ने इनके विषय में बताया है कि केशव जो है कठिन काव्य के प्रेत के रूप में बताए गए तथा इनको बाद में हृदयहीन कवि के रूप में भी संज्ञा दी गई। तो ये हमें ध्यान रखना है। प्रिय दोस्तों, आगे हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है यानी 11 नंबर क्वेश्चन, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केशवदास के ही बारे में लिखा गया है। तो केशवदास हृदयहीन कवि थे, हमें जानना है कि केशवदास हृदयहीन कवि थे। टिप्पणी लिखिए, या केशवदास हृदयहीन कवि थे, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अवश्य ही प्रश्न इस तरह से आएंगे। तो हम देखेंगे इसके आंसर को। आचार्य केशव हृदयहीन कवि थे, यह उनकी अपनी रचनाओं से प्रकट होता है। इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, उनकी रचना को पढ़ने से हमें जानकारी हो जाती है कि केशवदास वास्तव में एक हृदयहीन कवि थे। केशव ने अनेक स्थान पर संस्कृत की उक्तियों को मतलब भरने का अनावश्यक प्रयास किया है। यानी संस्कृत की जो उक्तियाँ होती हैं, संस्कृत की उक्तियों का प्रयोग ज़्यादातर इन्होंने अपनी रचनाओं में करने का प्रयास किया है। जैसे कि राम कथा का आधार केशव और तुलसी दोनों में ने लिया है। यानी राम कथा का आधार जो है केशवदास ने भी लिया और तुलसीदास ने भी लिया। लेकिन दोनों की कविताओं को, दोनों के रचनाओं को यदि हम तुलना के रूप में देखा जाए उसमें, तो हमको क्या चीज़ें मिलती हैं आगे देखेंगे। लेकिन दोनों में अपर्याप्त अंतर है। नहीं, दोनों में क्या है, पर्याप्त अंतर पाया जाता है। दोनों में पर्याप्त अंतर हम देख रहे हैं, केशव में और तुलसी में, दोनों में अंतर दिख रहा है। किसी का मन किसी प्रसंग में रमता है, अर्थात किसी का मन जो है किसी प्रसंग में रम जाता है। रमने का मतलब उसमें लग जाना, जुड़ जाना। किसी का मन किसी में। रामचंद्रिका में ऐसे अनेक स्थल पाए जाते हैं जिसमें कवि हृदय पक्ष की दुर्बलता दिखाई देती है। यानी कवि के जो है हृदय पक्ष की दुर्बलता हम देखते हैं कहाँ में, रामचंद्रिका में। यानी रामचंद्रिका को जो हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये मिलता है कि इनके हृदय की दुर्बलता स्पष्ट हो रही है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे यहाँ पर कि हनुमान ने श्री राम नाम अंकित मुद्रिका जो थी सीता के सन्मुख डाल दी। यानी जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता के समक्ष जो है मुद्रिका को डाला था, तो उस समय सीता की दशा का यानी सीता की दशा जो थी, चित्ताकर्षण, यानी सीता के जो चित्त आकर्षक हुए थे, जो मुद्रिका उन्होंने देखा था, वर्णन जो है केशवदास ने किया है। अब इसी से आपको आभास हो जाएगा, पता लग जाएगा कि केशवदास किस प्रकृति के कवि थे। तो इसमें देखेंगे, श्रीपुर में वन मध्य हो तू मग करी अनीत। देखेंगे, श्रीपुर में वन मध्य हो तू मग करी अनीत, और कही बुंदरी अब तियन की
को करी हैं प्रतीत। तो ये जो रचना है केसो की, इसमें बताया जा रहा है कि तात्विक रूप से यदि देखा जाए तो केसो का मन जिस प्रसंग के वर्णन में रम गया है वहां निसंदेह वहां मंजुल वर्णन प्रस्तुत किए गए। अगर उनका मन रम गया है रचना में तो उसमें मंजुलता है, उसमें मधुरता आ जाती है। लेकिन यदि इनका मन नहीं रमा तो वो जो है उसमें वो मधुरता नहीं आ पाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केसो की सहृदयता और हृदयहीनता, जो मतलब है सहृदयता और हृदयहीनता, उनके अपने मन स्थिति पर टिके हैं। तो ये सही बात बताई गई है कि हम यहाँ पर केवल केसो को ही एक उदाहरण के रूप में नहीं ले सकते हैं। कोई भी रचनाकार होता है, यदि उसकी मन स्थिति उस रचना के प्रति रहती है तो वह कविता कहीं कुछ और होती है, और उसकी मन स्थिति पर ही उसकी रचना निर्भर होती है। तो उसकी मन स्थिति अस्थिर है तो उसकी रचना में कुछ और भाव आते हैं। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि केसो की सहृदयता और हृदयहीनता उनके अपने मन स्थिति पर टिके हैं। वो जैसा चाहते हैं उस तरह की उनकी रचनाएं बन पड़ती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस चीज़ को हमें स्मरण रखना है। अंतिम क्वेश्चन जो आपका है, ये अंतिम क्वेश्चन आपके लिए इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट बना हुआ है क्वेश्चन। ये प्रायः पूछा जाता है और फर्स्ट सेमेस्टर में अवश्य पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके लिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर नागार्जुन के प्रकृति प्रेम पर प्रकाश डालिए, यानी नागार्जुन के विषय में है कि इनके प्रकृति प्रेम को आप बतलाइए। तो नागार्जुन के काव्य में प्रकृति व्यापकता के साथ निरूपित हुई है, यानी नागार्जुन के काव्य में प्रकृति जो व्यापकता दिखाई गई है, प्रकृति के बारे में बहुत विस्तार बताया गया है, साथ ही निरूपित हुई है, यानी प्रकृति का निरूपण उन्होंने किया है। उनके प्रकृति चित्रण में रागात्मकता प्रमुख रूप से मुखरित हुई है, ये हम जानेंगे। प्रकृति से वे प्रभावित हैं, वही कारण है कि वह प्रकृति के नाना रूपों की झांकियां अपनी कविताओं में चित्रित किए हैं। यानी उनकी कविता को यदि हम पढ़ लेते हैं तो हमें प्रकृति के नाना रूपों के चित्र हमारे समक्ष आ जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि इन्होंने इसकी नागार्जुन जी की ही ये रचना हो सकती है। उनके प्रकृति प्रेम को कतिपय पंक्तियों में उजागर किया गया है। तो इस पंक्ति को आप देखेंगे, जिस तरह से हम वर्ड्सवर्थ के विषय में जानते हैं, इंग्लिश में वर्ड्सवर्थ इज द पोएट ऑफ नेचर कहा गया है कि वर्ड्सवर्थ जो थे वो जो है प्रकृति के कवि थे, यानी जो भी लिखा है उन्होंने प्रकृति के विषय में लिखा है। उसी तरह से हम नागार्जुन के विषय में कह सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में कि वो भी जो है एज ए वर्ड्सवर्थ के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि पोएट ऑफ नेचर जिसको कहते हैं, एक प्रकृति के कवि माने गए हैं। तो इनकी पंक्तियों को हम देखेंगे ध्यान से। शाखाएं हो उठी खूब छतनार, ध्यान देंगे, शाखाएं हो उठी खूब छतनार, रोक न पाई आलिंगन की चाह, लतिकाओं ने पकड़ी सुख की राह, दीर्घ प्रलंबित थाम लिए भुजदंड। देखिए लाइनों को, एक एक कर टूट गई पाखंड, प्रौढ़ वनस्पति मान चुके हैं हार, बेल उनसे लिपट गई निर्द्वंद। तो ये जो पंक्तियां हैं ये बताती हैं कि प्रकृति से इनको बहुत लगाव था। इन्होंने प्रकृति के बहुत ही गहराइयों से उसके भाव को उजागर करने का प्रयास किया है अपनी रचना के माध्यम से। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस बार एग्ज़ाम में अवश्य ही ये प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए मैं इसको बताना आवश्यक समझा था। और ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपके लिए समझ लीजिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मैं आपको इसको प्रेषित कर रहा हूँ। इसको आप अवश्य देखेंगे, पूरे ही वीडियो को देखेंगे और पूरे क्वेश्चंस को दिमाग में रखेंगे, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करेंगे। धरा क्लासेस में आपका बार बार स्वागत है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।